इमेजिन करो, एक दुनिया जहां वॉर सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं है, जहां बिट्रेयल, पॉलिटिक्स और डार्क मैजिक आपको हर डायरेक्शन से अटैक करते हैं। ऑनिक्स स्टॉर्म की स्टोरी वहीं शुरू होती है, राइट आफ्टर आयरन फ्लेम के इवेंट्स। और वायलेट के लिए हर स्टेप अब सिर्फ सर्वाइवल का नहीं, बल्कि उसके प्यार, मॉरल्स और सैनिटी का भी टेस्ट है। एक हीरो बनने के लिए करेज चाहिए, पर कभी कभी करेज का कॉस्ट अपनों का खोया हुआ ट्रस्ट और लाइफ होता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे वायलेट और ज़ेडन अलायंसेस और एनिमीज के बीच एक वॉर और डार्क मैजिक के स्टॉर्म के अंदर जीतने और सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि ये स्टोरी है पावर, सैक्रिफाइस और हार्ट ब्रेक की। और हर चॉइस का एक प्राइस है जो शायद कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आयरन फ्लेम के इवेंट्स खत्म होते ही ऑनिक्स स्टॉर्म एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती। स्टोरी बिल्कुल वहीं से पिक होती है जहां सब कुछ टूट चुका था, फिजिकली भी, इमोशनली भी। अब ये कोई छुपी हुई लड़ाई नहीं रही। वेनिन का थ्रेट अब सिर्फ रूमर्स या सीक्रेट फाइल्स तक लिमिटेड नहीं है, ये एक ओपन वॉर बन चुका है। और हर किंगडम को पता है कि अगर अभी भी पॉलिटिक्स खेली तो नेक्स्ट नंबर उनका ही होगा। नवार, टिरेंडोर और पोरोमियल, 3 ऐसे रीजन्स जो पहले एक दूसरे को देखकर भी ट्रस्ट नहीं करते थे, अब मजबूर हैं एक टेबल पर बैठने के लिए। चॉइस सिंपल है, साथ लड़ो या अलग अलग मर जाओ। और इस सब के बीच खड़ी है वायलेट सोरेनगेल। ये कोई हीरोइक एंट्री नहीं है। वायलेट थकी हुई है, सिर्फ बॉडी से नहीं, दिमाग से भी। आयरन फ्लेम के बाद उसने जो देखा, जो झेला, उसका वेट हर ब्रेथ के साथ फील होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वॉर को उसकी वीकनेस से फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो रेडी हो या नहीं, वायलेट फिर से सेंटर में है। डिसीजंस, स्ट्रैटेजीज, रिस्क्स, सब कुछ उसके अराउंड घूम रहा है। क्योंकि चाहे लीडर्स कुछ भी बोलें, सब जानते हैं कि बिना वायलेट के ये वॉर जीती नहीं जा सकती। और फिर है ज़ेडन रियोर्सन। बाहर से देखो तो वो वही ज़ेडन है, स्ट्रॉन्ग, कंट्रोल्ड, डेंजरस इन द फेमिलियर वे। लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा है। ज़ेडन धीरे धीरे वेनिन बन रहा है। ये ट्रूथ सबको नहीं पता, सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जानते हैं, और वो भी आधा सच। हर फाइट, हर पावर यूज के साथ वो एक ऐसी लाइन क्रॉस कर रहा है जहां से वापस आना शायद पॉसिबल ही ना हो। वायलेट ये सब देख रही है, समझ रही है, और सबसे ज्यादा डर भी उसी को लग रहा है। क्योंकि अगर ये वॉर जीतने के लिए उसे ज़ेडन को खोना पड़े, तो फिर विक्ट्री का मतलब ही क्या बचेगा। ज़ेडन की कंडीशन अब सिर्फ एक सीक्रेट नहीं रही, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुकी है। उसकी आंखों में कभी कभी जो रेड रिंग फ्लैश होती है, वो सिर्फ एक विजुअल चेंज नहीं है, ये साइन है कि उसके अंदर की पावर अनस्टेबल हो रही है। हर सर्च पे कंट्रोल थोड़ा और स्लिप करता जा रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ज़ेडन पावरफुल हो गया है, प्रॉब्लम ये है कि ये पावर उसकी नहीं है। अभी भी वो डिसीजंस लेता है, अभी भी वो वायलेट को प्रोटेक्ट करता है, अभी भी वो अपनी टीम के लिए लड़ता है, लेकिन हर बार थोड़ा कम ज़ेडन होता है। और ये सब वायलेट से छुपा नहीं रहता। वायलेट के लिए ये सिर्फ एक बैटलफील्ड इशू नहीं है, ये पर्सनल हेल है। उसके सामने रोज वो इंसान खड़ा होता है जिससे वो प्यार करती है, और साथ ही साथ वो फ्यूचर भी जहां शायद ज़ेडन बचे ही ना। वो टेरिफाइड है, सच में डर लगता है उसे। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है, वायलेट वॉक अवे नहीं करेगी। चाहे दुनिया ज़ेडन को मॉन्स्टर कहने लगे, चाहे लीडर्स उसे वेपन या थ्रेट की तरह ट्रीट करें, वायलेट का डिसीजन लॉक्ड है। अगर ज़ेडन डार्कनेस की तरफ जा रहा है तो वो अकेली उसके साथ चलेगी, उसे छोड़कर सेफ साइड चूज नहीं करेगी। और यहीं से बुक का सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन उभर कर आता है। अगर तुम ईविल से लड़ने के लिए उसी जैसा बनना पड़ जाए, तो क्या तुम जीत रहे हो या बस स्लो मोशन में हार रहे हो? ऑनिक्स स्टॉर्म इस क्वेश्चन का कोई इजी आंसर नहीं देता। बस हर चैप्टर के साथ ये लाइन और ब्लर होती जाती है। बैटलफील्ड के बाहर जो चल रहा है वो किसी भी फाइट से कम डेंजरस नहीं है। वेनिन सामने खड़े हैं, लेकिन अंदर लीडर्स अभी भी पावर गेम्स खेल रहे हैं। रिसोर्सेज को लेकर बहस होती है, वॉर्ड्स का कंट्रोल कौन करेगा, इस पर ईगो क्लैश होता है। ड्रैगन्स को कहाँ डिप्लॉय किया जाए, डिफेंस के लिए या अटैक के लिए, ये सब डिसीजंस लोग नहीं, पॉलिटिक्स ले रही है। और सबसे ज़्यादा टेंशन है ड्रैगन राइडर्स और ग्रिफिन राइडर्स के बीच। ड्रैगन राइडर्स ग्रिफिन राइडर्स को वीक समझते हैं, ग्रिफिन राइडर्स ड्रैगन राइडर्स को एरोगेंट। ट्रस्ट नाम की चीज़ ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। और इस ब्रोकन सिस्टम के बीच वायलेट फिर से वो बात बोल देती है जो कोई और बोलने की हिम्मत नहीं करता।
वो सजेस्ट करती है कि वॉर्ड स्टोन्स को शेयर किया जाए ताकि ग्रिफिन राइडर्स भी पावर चैनल कर सकें और डिफेंस स्ट्रांग हो। टेक्निकली ये ब्रिलियंट आइडिया है, स्ट्रेटेजिकली ये लाइफ सेविंग हो सकता है, पॉलिटिकली ये ट्रीजन के बराबर है। लीडर्स के लिए ये सोल्यूशन नहीं, ये थ्रेट है, क्योंकि कंट्रोल उनके हाथ से निकल जाता है। वायलेट को वॉर्न किया जाता है, उसके वर्ड्स ट्विस्ट किए जाते हैं और एक मोमेंट आता है जहां उसकी लॉयल्टी ही क्वेश्चन हो जाती है। पनिशमेंट ऑलमोस्ट डिसाइड हो जाती है और इस वक्त एक बात क्लियर हो जाती है, इस वॉर में सबसे डेंजरस चीज वेनन नहीं है, ये लोग हैं जो पावर छोड़ने से ज्यादा दुनिया जलते हुए देखना पसंद करेंगे। वायलेट वार्निंग देने तक रुकती नहीं है, वो वही करती है जो उसे सही लगता है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। वर्ड से काम नहीं बन रहा था तो वायलेट एक्शन पर आ जाती है। वो वॉर्ड स्टोन्स को मॉडिफाई करती है। इसका मतलब सिंपल है लेकिन इम्पैक्ट मैसिव। अब ग्राइफन राइडर्स भी पावर चैनल कर सकते हैं। डिफेंस सडनली स्ट्रांग हो जाता है, लाइफ सेव होती हैं, फ्रंट लाइंस होल्ड करती हैं। ऑन ग्राउंड ये डिसीजन काम करता है, लेकिन लीडरशिप के लिए रिजल्ट्स मैटर नहीं करते, सिर्फ कंट्रोल मैटर करता है। वायलेट पर एक्यूजेशन लगता है कि उसने अथॉरिटी क्रॉस की, रूल्स ब्रेक किए, पावर बैलेंस बिगाड़ दिया। उनके लिए ये ब्रेवरी नहीं है, ये इनसबऑर्डिनेशन है। और एक सेकंड के लिए लगता है कि वायलेट को एग्जाम्पल बनाया जाएगा ताकि कोई और दोबारा ये हिम्मत ना करे। यहीं ज़ेडन इंटरवीन करता है। ये बैटलफील्ड का ज़ेडन नहीं है, ये पॉलिटिकल चेस खेलने वाला ज़ेडन है। वो थ्रेड्स यूज करता है, सीक्रेट्स हिंट करता है, अलायंसेस याद दिलाता है और सिस्टम को उसी के रूल से हरा देता है। वायलेट बच जाती है, लेकिन प्राइस के साथ। लीडर्स उसे हीरो नहीं देखते, वो उसे प्रॉब्लम देखते हैं। और अब ये क्लियर है, वायलेट ने जो लाइन क्रॉस की है उसका वापस जाना पॉसिबल नहीं है। वायलेट को ओपनली पनिश नहीं किया जा सकता था। लीडर्स जानते थे अगर उन्होंने उससे कुछ ज्यादा किया तो बैकलैश उनके कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। तो उन्होंने सेफर ऑप्शन चूज किया, दूर भेज दो। वायलेट, ज़ेडन और उनके सबसे ट्रस्टेड अलाइज को समारा असाइन कर दिया जाता है। एक ऐसा आउटपोस्ट जो मैप पर छोटा लगता है लेकिन रियलिटी में डेंजरस है। ऑफिशियली ये एक स्ट्रेटेजिक मिशन है। समारा को सिक्योर करना है, डिफेंसेस स्टेबलाइज करनी है, इंटेल कलेक्ट करना है। अनऑफिशियली ये एक सॉफ्ट एग्जाइल है, ना स्पॉटलाइट, ना अथॉरिटी, ना अननेसेसरी हीरोइक्स। मैसेज क्लियर है, तुम यूजफुल हो जब तक हम चाहते हैं। वायलेट ये बात समझ जाती है, ज़ेडन भी, लेकिन दोनों कंप्लेन नहीं करते क्योंकि समारा जैसी जगह पर अटेंशन अट्रैक्ट करना डेथ सेंटेंस होता है। उनका रियल मिशन बन जाता है, काम करो, सरवाइव करो और सिस्टम को रीजन मत दो तुम्हें पूरी तरह हटाने का। ये चैप्टर क्वाइट लग सकता है, लेकिन यहीं से स्टोरी का टोन बदलने लगता है। अब ये सिर्फ वॉर नहीं है, ये सर्वाइवल अंडर वॉच है। समारा सेफ नहीं है, बस क्वाइट है। और कभी कभी साइलेंस ही सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। यहीं वायलेट का सामना होता है थियोफनी से। पहली नजर में ही ये क्लियर हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल एनिमी नहीं है। उसकी लाइटनिंग रॉ है, अनस्टेबल है, जैसे रूल्स फॉलो ही नहीं करती। थियोफनी का सबसे डेंजरस ट्रेट उसकी पावर नहीं, उसका अनप्रिडिक्टेबल माइंड है। वो ना पूरी तरह एनिमी लगती है ना एलाय। उसके एक्शंस का कोई क्लियर पैटर्न नहीं। और फिर वो मोमेंट आता है जहां वो वायलेट को मार सकती थी लेकिन नहीं मारती। ये मर्सी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। थियोफनी जानबूझकर वायलेट को जिंदा छोड़ देती है, जैसे कह रही हो अभी नहीं, अभी काम बाकी है। और इसी चॉइस के साथ वो अपनी पोजीशन फिक्स कर लेती है। फ्यूचर का थ्रेट, एक ऐसा एनिमी जो सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, दिमाग के अंदर भी फाइट करेगा। वायलेट ये बात समझ जाती है, ये इनकाउंटर एक वार्निंग था, फाइट नहीं। और वार्निंग्स को इग्नोर करना इस वॉर में लग्जरी नहीं है। समारा के केओस के बीच वायलेट को एक और ट्रूथ हिट करता है, सिर्फ लड़ने से ये वॉर जीती नहीं जा सकती। आंसर्स चाहिए, और आंसर्स शायद हमेशा से उसके पास थे, बस समझने की हिम्मत नहीं थी। वायलेट अपने फादर के पुराने जर्नल्स खोलती है। वो पेजेस जो पहले सिर्फ एकेडमिक लगते थे अब डेंजरस बन जाते हैं। जेसिनिया के साथ मिलकर वो कोड्स ब्रेक करती है, सिंबल्स डिकोड होते हैं और धीरे धीरे एक फॉरबिडन पिक्चर सामने आती है। ये सिर्फ ड्रैगन्स के बारे में नहीं है, ये वॉर्ड्स के ओरिजिन्स के बारे में है। और सबसे स्कैरी, ये वेनिन के जन्म की कहानी है। जो चीजें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मिथ्स लिखी गई थी वो एक्चुअली इंटेंशनली बरीड ट्रूथ्स निकलती हैं। और फिर एक डायरेक्शन क्लियर होती है, सदर्न आइल्स। वहीं से ड्रैगन हिस्ट्री का एक हिस्सा गायब हो गया था। वहीं एक लॉस्ट ड्रैगन लिनिएज के हिंट्स मिलते हैं,
ऐसे ड्रैगन्स जो शायद सब कुछ जानते हैं या फिर सब कुछ जज करने वाले हैं। वायलेट समझ जाती है कि अगर कहीं आंसर्स मिल सकते हैं तो वही जगह है, और इस पॉइंट पर यह भी क्लियर हो जाता है ये नॉलेज पावर है, और पावर इस वर्ल्ड में कभी फ्री नहीं होती। जर्नल्स के हर नए पेज के साथ एक नाम बार बार रिपीट होता है, इरिड्स, एंशिएंट ड्रैगन्स, ऐसे क्रीचर्स जो ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिए गए थे। एकेडमीज के लिए ये सिर्फ लेजेंड्स थे, फुटनोट्स इन हिस्ट्री बुक्स। लेकिन वायलेट के लिए ये कोइंसिडेंस नहीं है। इरिड्स सिर्फ पावरफुल नहीं थे, वो अलग तरह के ड्रैगन्स थे। उनका मैजिक डिफरेंट था, उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट था, और सबसे इंपॉर्टेंट, शायद उन्हें पता है कि वेनिन एक्चुअली होते क्या है। शायद उन्हें पता हो कि करप्शन का कोई एंड है या फिर कोई क्योर। ये शायद ही इनफ है। रिस्क मैसिव है। सदर्न आइल्स ऑलरेडी हॉस्टाइल हैं। इरिड्स अगर एग्जिस्ट भी करते हैं तो ह्यूमंस के लिए फ्रेंडली होने की कोई गारंटी नहीं। लेकिन वायलेट के लिए इक्वेशन सिंपल है। अगर इरिड्स के पास आंसर्स हैं तो उन्हें इग्नोर करना सुसाइड है, और अगर आंसर्स नहीं मिले तो एटलीस्ट वो ट्राई करेगी। ग्रुप डिसीजन यूनानिमस नहीं है। डर है, डाउट है, रेजिस्टेंस है। लेकिन जब वायलेट बोलती है तो सब समझ जाते हैं कि यह सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, ये नेसेसिटी है। इस पॉइंट के बाद ये वॉर सिर्फ डिफेंस का नहीं रहता, ये ट्रूथ की खोज बन जाता है, और ट्रूथ अक्सर सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। सदर्न आइल्स पहुंचकर स्क्वाड को यह रियलाइज होता है, आंसर्स फ्री में नहीं मिलते। हर आइलैंड अलग है और हर आइलैंड का अपना रूल है। पहला टेस्ट, कॉम्बैट ट्रायल्स। फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं, स्ट्रैटेजी और एंड्योरेंस का भी टेस्ट है। हर स्ट्राइक, हर डॉज, हर डिसीजन का वेट लाइफ और डेथ है। फिर आता है विजडम और लॉजिक का चैलेंज। पॉइजन डिनर्स, हिडन क्लूज, पजल्स जो सिर्फ शार्प माइंड सॉल्व कर सकते हैं। एक भी गलती और कॉन्सिक्वेंसेस ब्रूटल हैं। टीम का मेंटल स्टैमिना टेस्ट होता है, और ट्रस्ट के बॉन्ड्स शक की तरह शेक होते हैं। और फिर है लक बेस्ड रिचुअल्स, रैंडम चांस, फेट का टेस्ट। जो रूल्स समझता है वो सर्वाइव करता है, जो अंडर एस्टिमेट करता है वो खत्म हो जाता है। और रियलिटी हिट करता है, एक स्क्वाड मेंबर यहीं इस ब्रूटल सिस्टम के अंडर मर जाता है। लॉस सडन, शॉकिंग और इररिवर्सिबल होती है। टीम को समझ आता है नॉलेज का प्राइस कभी डिस्काउंटेड नहीं होता। हर स्टेप, हर चॉइस, हर एक्शन का वेट है। वायलेट के लिए ये और भी पर्सनल है। हर डेथ उसके अंदर गिल्ट और डिटर्मिनेशन को मिक्स करता है। ये ट्रायल सिर्फ आंसर्स नहीं दे रहा, ये उनके स्पिरिट्स को फॉर्ज कर रहा है, शार्प, हार्डन्ड एंड रेडी फॉर द स्टॉर्म अहेड। ट्रायल्स के बाद स्क्वाड के लिए कोई रिलीफ नहीं है। सदर्न आइल्स का एनवायरनमेंट अभी भी हॉस्टाइल है, और डेंजर अभी सिर्फ फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल भी है। एक पॉइजन अटैक, एक अनएक्सपेक्टेड एम्बुश, हर बार ग्रुप बेयरली सर्वाइव करता है। हर नैरो एस्केप के साथ टीम के अंदर डाउट और फियर ग्रो करता है। ट्रस्ट जो पहले स्ट्रांग था वो शेकिंग लगता है। हर मेंबर अपनी डिसीजंस पे डाउट करता है, और वायलेट वो हर लॉस को अपनी फेलियर जैसे फील करती है। हर जान की कीमत उसके कॉन्शियंस पे होती है, और ये रियलाइजेशन हिट करता है, ये वॉर अब सिर्फ हीरोइक टेल्स या ग्लोरी की कहानी नहीं है, ये अगली है। हर डिसीजन का कॉस्ट है, हर विक्ट्री एक सैक्रिफाइस के साथ आती है, और कभी कभी विक्ट्री भी मीनिंगलेस लगती है, क्योंकि जो जीता है उसका लाइफ और सोल भी डैमेज हो चुका है। वायलेट के लिए ये सबसे ज्यादा पेनफुल है। हर स्टेप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर उसके शोल्डर्स को क्रश करता है, और ये वेट अभी भी हैवी है, और स्टोरी का टोन इसी मोमेंट से डार्कर और रियल बन जाता है। और फिर वो मोमेंट आता है जिसके लिए स्क्वाड सालों से वेट कर रहा था। सदर्न आइल्स के वॉल्केनिक आइलैंड पर इरिड ड्रैगन्स फाइनली रिवील करते हैं अपनी प्रेजेंस। वो मैसिव, एंशिएंट और टेरिफाइंगली मैजेस्टिक होते हैं। हर स्केल शिमरिंग है, हर मूवमेंट एक वार्निंग है, रिस्पेक्ट करो या डिस्ट्रॉय हो जाओ। वायलेट का हार्ट धड़क रहा है, ना सिर्फ फियर की वजह से, ना सिर्फ ऑ की वजह से, बल्कि एक्सपेक्टेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी। और फिर एक इरिड सबसे बड़ा और इंटेलिजेंट लगता है, डायरेक्टली वायलेट से कम्युनिकेट करता है। वो जज करता है उसकी इंटेंशंस को। हर डिसीजन, हर मूव, हर रिस्ट्रेंट ऑब्जर्व की जा रही है। और फिर एक्नॉलेजमेंट आता है। वायलेट की इंटेलिजेंस और रिस्ट्रेंट को अप्रिशिएट किया जाता है। ये मोमेंट सिर्फ डिस्कवरी का नहीं है, ये टेस्ट भी है। इरिड्स के लिए वायलेट और उसकी टीम का वर्थ अभी भी क्वेश्चन है, और इस मोमेंट स्टोरी का स्केल और स्टेक्स दोनों स्काई हाई हो जाते हैं।
वायलेट और स्क्वाड फाइनली इरिट्स के सामने खड़े होते हैं और एंटिसिपेशन का वेट हर सेकंड हैवी है। पर जैसे ही डायलॉग स्टार्ट होता है ये क्लियर हो जाता है आंसर्स शायद वो नहीं देंगे जो टीम चाह रही थी। इरिट्स ओपनली रिफ्यूज कर देते हैं हेल्प, और सिर्फ ये नहीं, वो अक्यूज भी करते हैं। ह्यूमंस ने ड्रैगन्स को सिर्फ टूल्स और वेपन्स बनाया है, पावर के लिए एक्सप्लॉइट किया है और अब कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। और फिर वो ट्रूथ ड्रॉप करते हैं, वो ट्रूथ जो वायलेट के लिए हार्ट शैटरिंग है। वेनिन का क्योर शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। टाइम स्लो हो जाता है। वायलेट के लिए ये लाइन सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये लाइफ ऑल्टरिंग रियलिटी है। जेडन के वजह से उसका हार्ट लिटरली फ्रीज हो जाता है। वो बंदा जो उसके लिए सब कुछ है, जो ग्रेजुअली वेनिन की तरफ जा रहा है, अब शायद इरिवर्सिबली डूम्ड है। और इस मोमेंट वॉर और पर्सनल स्टेक्स एक ही जगह कन्वर्ज करते हैं। होप का इल्यूजन डिस्ट्रॉय हो जाता है और स्टोरी का टोन रिलेंटलेस और रॉ हो जाता है। वायलेट अब सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, जेडन के लिए भी फाइट कर रही है, इवन इफ द कॉस्ट इज अनइमेजिनेबल। इरिट्स के सामने खड़े होने के बाद वायलेट के साथ सिर्फ आंसर्स नहीं आते, एक और रियलिटी फेस करनी पड़ती है, अंदरना का जजमेंट। इरिट्स अंदरना को देखते हैं, उनकी गेज हार्श और अनफ्लिंचिंग होती है। उनका वर्डिक्ट क्लियर है, अंदरना अब अननेचुरल बन चुकी है। सिर्फ शेप या फॉर्म का नहीं, वो कैसे बॉन्ड हुई है, कैसे यूज किया गया है, कैसे ह्यूमन और ड्रैगन एलिमेंट्स के बीच मैनिपुलेट किया गया है, सब इरिट्स जजमेंट का पार्ट है। अंदरना के लिए ये रिजेक्शन डेविस्टेटिंग है। जो बॉन्ड उसने डेवलप किया, जो लॉयल्टी और ट्रस्ट दिखाई, अब उनके नज़र में वो फ्लॉज और टैम्परिंग से घिरी है। वायलेट ये सब ऑब्जर्व करती है और एक अच्छी तरह समझ जाती है, ये वॉर सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये मॉरल, इमोशनल और स्पिरिचुअल बैटलफील्ड भी है। अंदरना का हर्ट डीप है और टीम के लिए ये एक रिमाइंडर बन जाता है, पावर और मैनिपुलेशन का कॉस्ट कभी सिर्फ बॉडी पे नहीं, हार्ट और सोल पे भी पड़ता है। सदर्न आइल्स के ट्रायल्स के बाद स्क्वाड फाइनली अरेटिया वापस आती है, पर जो वेलकम मिलता है वो होपफुल नहीं है। वॉर और बढ़ चुकी है। जो भी मोमेंट्री स्टेबिलिटी थी अब उसका नाम भी नहीं लिया जा सकता। वेनिन अटैक्स इंटेंसिफाई कर रहे हैं, वाइवर्न्स भी ज्यादा अग्रेसिव और कोऑर्डिनेटेड लग रहे हैं। हर डिफेंस लाइन पे प्रेशर है और वॉर्ड्स जो वंस उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड थे अब फेल हो रहे हैं। पावर ड्रेन हो रहा है, एनर्जी अनस्टेबल है और हर कॉर्नर पे केओस का शैडो है। टीम के लिए ये एक हर तरफ से प्रेशर का मूवमेंट है। सदर्न आइल्स की विक्ट्री या डिस्कवरीज का रिलीफ यहाँ सिर्फ अर्जेंसी और फियर में कन्वर्ट हो जाता है। वायलेट के लिए ये और पर्सनल है। हर सक्सेस का सेलिब्रेशन अब इम्पॉसिबल है क्योंकि रियल बैटल अभी शुरू हुई है और इस बार स्टेक्स और भी ज्यादा डेडली है। अरेटिया की स्काईज एक वार्निंग के साथ डार्क हो जाती हैं और फिर वाइवर्न्स अटैक करते हैं, मैसिव, कोऑर्डिनेटेड और रूथलेस। डिफेंसिव लाइंस जो अभी तक फ्रैजाइल बैलेंस मेंटेन कर रही थीं अब बेयरली सर्वाइव कर रही हैं। एवरी स्ट्राइक, एवरी स्वूप थ्रेटन्स टू ब्रेक देयर रैंक्स। केओस स्प्रेड करता है फास्ट। टाउन्स, वॉल्स, कैंप्स, हर जगह पैनिक है। शाउट्स, स्क्रीम्स, अलार्म बेल्स सब एक केओटिक सिम्फनी बन जाते हैं। टीम के लिए ये फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं है, हर डिसीजन हर सेकंड में लाइफ और डेथ है। और वायलेट के लिए ये रिमाइंडर है कि इवन कैलकुलेटेड मूव्स और स्ट्रैटेजीज का भी लिमिट होता है। दिस अटैक इज नॉट रैंडम, ये टेस्ट है, वार्निंग है और एस्केलेशन का प्रूफ भी। अरेटिया के डिफेंडर्स समझते हैं ये वॉर अब फुल्ली अनकंट्रोलेबल है। और फिर एक फेमिलियर शैडो स्काइज में अपीयर होती है, थियोफैनी। अब सिर्फ लेजेंड या वार्निंग नहीं, ये रियल प्रेजेंट थ्रेट बन चुकी है। और जैसे ही लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं समझ आ जाता है वो एनिमी के साइड में है। लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, अलायंसेस सब इनसिग्निफिकेंट है उसके लिए। और वर्स्ट पार्ट, वो वाइवन पे बैठी है, एक मैसिव टेरिफाइंग क्रीचर जो पावर और डिस्ट्रक्शन का लिविंग सिंबल है। उसकी एंट्री सिर्फ ड्रामेटिक नहीं है, वो गेम चेंजर है। हर मूव्स, हर स्ट्राइक्स, हर प्रेजेंस सब एक क्लियर मैसेज भेज रहे हैं, पावर मैटर्स, लॉयल्टी नहीं। वायलेट और स्क्वाड के लिए ये मोमेंट रियलिटी चेक है। सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, अब उन्हें स्मार्ट और फास्ट भी रहना है। और स्टोरी का टोन शिफ्ट हो जाता है। ये वॉर अब सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये पर्सनल स्टेक्स और हाई रिस्क बैटलफील्ड का कॉम्बिनेशन है। केओस के बीच एक सडन स्ट्राइक होता है। मीरा, उनकी टीममेट, एलाय, फ्रेंड सडनली हॉस्टेज बन जाती है।
एनिमी के हाथ और उसके मोटिव्स ब्रूटल और क्लियर होते हैं। वायलेट के लिए ये मोमेंट एक ब्रेकिंग पॉइंट है। अब वॉर सिर्फ स्ट्रैटेजी, पॉलिटिक्स या सर्वाइवल की नहीं रही। अब हर स्ट्राइक, हर डिसीजन, हर मूव पर्सनल है। हर माइंड फ्लैशेस थ्रू एवरी लॉस, एवरी रिस्क शी हैज टेकन। और अब मीरा की सेफ्टी के लिए वो खुद को हर पॉसिबल रिस्क के लिए एक्सपोज करने के लिए रेडी है। टीम के लिए भी ये सिचुएशन अनचार्टेड टेरिटरी है। इमोशंस और लॉजिक क्लैश करते हैं और टाइमिंग, पेशेंस और प्रिसीजन का वेट स्काई हाई हो जाता है। और वायलेट के लिए ये एक रियलाइजेशन भी है, वॉर का प्राइस सिर्फ स्ट्रेंजर्स का नहीं, अपनों का भी होता है। और तब एक डिसाइसिव मोमेंट आता है। ज़ेडन, जो अभी तक पावर को कंट्रोल में रखता था, फाइनली अपनी लिमिट्स को तोड़ देता है। वो सिर्फ लड़ रहा है सर्वाइवल के लिए, हर लाइफ सेव करने के लिए, हर स्ट्राइक रोकने के लिए। लेकिन जो पावर अब वो अनलीश करता है वो टेरिफाइंग है, सिर्फ एनिमी के लिए नहीं, अपनी टीम के लिए भी। एवरी सर्ज, एवरी स्ट्राइक एनर्जी का रॉ फॉर्म, इवन एलाइज को फियर का फील देता है। बैटल जीत जाती है, एनिमी डिफीट हो जाते हैं, पर जीत के साथ मॉरल लाइन क्रॉस हो गई है। और वायलेट, जिसे ज़ेडन से सबसे ज्यादा कनेक्शन है, वो ऑब्जर्व करती है द मैन शी लव्स इज स्लिपिंग अवे, स्टेप बाय स्टेप, मोमेंट बाय मोमेंट, वेनन की डार्कनेस में ड्रैग हो रहा है। विक्ट्री के जॉय के साथ एक चिलिंग फियर भी अटैच्ड है। अगर ज़ेडन को बचाया नहीं जाता, जो जीता है वो उनका फ्यूचर नहीं बचा पाएगा। और फिर इनएविटेबल कॉन्फ्रंटेशन आती है, वायलेट वर्सेस थियोफेनी। नो ट्रिक्स, नो डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ रॉ स्किल, स्ट्रैटेजी और इंस्टिंक्ट का टेस्ट। वायलेट हर स्टेप प्लान करती है, हर स्ट्राइक, हर मूव केयरफुली कैलकुलेट करती है। थियोफेनी डेंजरस है, अनप्रिडिक्टेबल है और हर सेकंड का टेंशन पैल्पेबल है। और फिर फाइनल मोमेंट, वायलेट को उसे एलिमिनेट करना पड़ता है। हर इंटेलिजेंस और पावर दोनों का यूज करके वो थियोफेनी को डिफीट करती है, पर विक्ट्री का टेस्ट हॉलो है। कोई चीयर नहीं, कोई रिलीफ नहीं, जस्ट द वेट ऑफ व्हाट हैड टू बी डन। क्योंकि उसने एक लाइफ ली और रियलाइज करती है कि पावर और इंटेलिजेंस के कॉम्बिनेशन का प्राइस ऑलवेज पर्सनल होता है। और ये मोमेंट वायलेट के लिए एक स्टार्क रिमाइंडर है, वॉर जीतना सिर्फ फिजिकल नहीं होता, हर विक्ट्री के साथ एक इमोशनल कॉस्ट होती है। थियोफेनी की डेथ के केओस के बाद टीम को एक और रियलिटी फेस करनी पड़ती है, अंडारना का डिसीजन। अंडारना चूजेस इंडिपेंडेंस, अपनी पाथ खुद चूज करती है और एक आयरन ड्रैगन के साथ चली जाती है। वायलेट के लिए ये हार्ट ब्रेकिंग है। जो बॉन्ड डेवलप हुआ था, जो कंपेनियनशिप, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग का फीलिंग था, वो अब फिजिकली और इमोशनली सेपरेट हो जाता है। लेकिन स्टोरी सटली फ्रेम करती है, ये लॉस सिर्फ पेन नहीं है, ये नेसेसरी ग्रोथ है। अंडारना का चॉइस, उसका फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी, ये सब टीम और वायलेट के लिए एक लेसन है। हर कनेक्शन का रिस्पेक्ट करना और हर चॉइस का कॉस्ट समझना। वायलेट के अंदर सैडनेस है, पर एक क्वाइट अंडरस्टैंडिंग भी इमर्ज होती है। हर विक्ट्री, हर लॉस, हर चॉइस, ये वॉर और लाइफ का पार्ट है। और फिर वायलेट एक डिसीजन लेती है जो हर रीडर के लिए चिलिंग है। उसने इमोजन से रिक्वेस्ट किया कि कुछ मेमोरीज इरेज कर दी जाएं। ये वो मोमेंट्स हैं जो अनबेरेबल ट्रॉमा से भरे हुए हैं, जो उसके माइंड को क्रश कर रहे थे, जो उसके सोल पर परमानेंट स्कार्स छोड़ रहे थे। इमोजिन का काम प्रिसाइज है और जब वायलेट आइज खोलती है, सब नॉर्मल लगता है, पर कुछ मिसिंग है। वो नहीं जानती क्या छोड़ा गया, क्या लॉस हुआ, और ये अनसर्टेनिटी, ये गैप साइकोलॉजिकल बर्डन क्रिएट करता है। वायलेट के लिए ये एक पैराडॉक्स है, पेन को इरेज किया पर अवेयरनेस और एम्प्टीनेस अभी भी है। हर डिसीजन का कॉस्ट अब सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल भी है। ये मोमेंट स्टोरी को और लेयर्ड बनाता है। वॉर की फिजिकल, इमोशनल और मेंटल स्टेक्स एक साथ हाइटन होते हैं। और फिर एक और ब्लो आती है। ज़ेडन, जो अभी तक वायलेट का एंकर था, विदाउट सेइंग गुड बाय चला जाता है। रीजन क्लियर है उसके लिए, पर डेविस्टेटिंग है वायलेट के लिए। वो बिलीव करता है कि अगर वो यहीं रहा तो वायलेट के लिए डेंजर और डूम सिर्फ बढ़ जाएगा। और फिर उसने कुछ साइलेंट सिंबल्स छोड़े, एक रिंग, एक मैरिज लाइसेंस और एक नोट, बस सिंपल वर्ड्स, डू नॉट फॉलो। वायलेट के लिए ये मिक्सचर है हार्ट ब्रेक और कंफ्यूजन का। हर आइटम के साथ एक स्टोरी है। रिंग और लाइसेंस प्रॉमिस थे, नोट वार्निंग है, और अब जो बॉन्ड और ट्रस्ट था वो एक एम्प्टी स्पेस बन गया है। और स्टोरी का इमोशनल वेट पीक पर पहुंच जाता है। लव और सर्वाइवल दोनों एक साथ टेस्ट पर है। स्टोरी का फाइनल सीन बिटर स्वीट और टेंस है। वायलेट अब अलाइव है, स्ट्रॉन्गर देन एवर,
मेंटली और मैजिकली पावरफुल, पर हार्ट ब्रोकन भी है। जो उसने जीता, जो उसने खोया, सब उसके अंदर एक परमानेंट मार्क छोड़ गया है। वॉर खत्म नहीं हुई, वेनिन की थ्रेट अभी भी लूमिंग है। वाइवर्न्स और पॉलिटिकल केओस अभी भी स्ट्राइक कर रहे हैं। अरेथिया का फ्यूचर अनसर्टेन है और जेडन वो अलोन है, डेंजरस है और हर स्टेप के साथ वो डार्कनेस के और पास जा रहा है। वो जो हीरो था अब एक टिकिंग मॉरल डिलेमा बन गया है और एंड का क्वेश्चन क्लियर है। कैन लव सर्वाइव करप्शन? कैन वायलेट सेव जेडन और जेडन खुद को? ये क्लिफ हैंगर फ्यूचर का टेंशन और स्टेक्स सेट कर देता है और रीडर्स को अगले बुक का एंटिसिपेशन दे जाता है। ये सिर्फ एंड नहीं है, ये बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट स्टॉर्म है। और यही था ऑनिक्स स्टॉर्म का वर्ल्ड, जहां वॉर सिर्फ स्वॉर्ड्स और मैजिक की नहीं बल्कि डिसीजंस, सैक्रिफाइसेस और इमोशंस की भी होती है। वायलेट और जेडन ने हमें दिखाया कि पावर का मतलब सिर्फ जीत नहीं और विक्ट्री का मतलब सिर्फ सर्वाइवल नहीं। कभी कभी सही चॉइस का कॉस्ट पर्सनल होता है और जो इंसान आपके साथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड है वो भी डेंजर की तरफ जा सकता है। इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि करेज और मोरालिटी एक साथ चलना मुश्किल होता है। सैक्रिफाइस और लॉस का पार्ट लाइफ का नेचुरल हिस्सा है और सबसे इंपॉर्टेंट, लव और होप को सर्वाइव करना सबसे बड़ा चैलेंज है, चाहे सर्कमस्टेंसेस कितने भी डार्क क्यों ना हो। अगर आपको ये स्टोरी का एनालिसिस और ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना क्योंकि नेक्स्ट बुक और स्टोरी एनालिसिस का जर्नी और भी इंटेंस होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखिए, हर स्टॉर्म के बाद ही नई स्ट्रेंथ और क्लैरिटी मिलती है।